नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रबंध की क्लास 17वीं में। आज अगर हम देखें तो 17 क्लास है। इसके पहले 16 क्लासें अपन ने अपलोड कर दी हैं। उन लोगों को भी आप लोग जो है अच्छे से देखते रहिएगा, बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। इस क्लास की विशेषता जो है वो ये है कि इसमें अपन जो मैकग्रेगर के सिद्धांत हैं एक्स वाई जेड वगैरह है ना, इन पर चर्चा करेंगे। नेताओं की जो शैलियाँ होती हैं प्रबंधन के क्षेत्र में, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अपन इस क्लास को स्टार्ट करते हैं हर बार की तरह बिना समय गवाए। हाँ, इसकी अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले यह कि क्रिया विश्लेषण के प्रमुख कदम हैं। क्रिया विश्लेषण के प्रमुख कदम कौन कौन से हैं? तो जब हम क्रिया विश्लेषण के प्रमुख कदमों की बात करें तो क्रियाओं का सूचीकरण करना, ठीक है, उनको क्रमबद्ध करना, निर्धारण, समूह, वर्गीकरण और विशिष्टीकरण करना, ये सभी क्रिया विश्लेषण के प्रमुख कदम हैं। पहली बात, संगठन संरचना एक अति महत्वपूर्ण साधन है तथा त्रुटिपूर्ण संरचना व्यवसाय की कार्य क्षमता को भयंकर रूप से प्रभावित करेगी तथा उससे संस्था का विनाश भी हो सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन है पीटर डकर का। अपन ने पिछली जो क्लास थी उसमें चर्चा की थी कि पीटर डकर से संबंधित काफी क्वेश्चन हैं। तो इन्होंने क्या है अपनी बातें बताई हैं प्रबंधन के बारे में, तो वो बातें सीधी की सीधी आ जाती हैं, यानी उनके जो स्टेटमेंट हैं वो सीधे के सीधे आ जाते हैं। उनको आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, बार बार पढ़ेंगे तो वो याद हो जाएगा। संगठन संरचना का आधारभूत निर्धारक तत्व तो संस्था के उद्देश्य हैं। यह कथन किसका है? यह है आरसी डेविस का। किसका है? आरसी डेविस का। आरसी डेविस का है ना। अगर ये हिंदी में लिखा है तो आप लोग अपने मन से उसको इंग्लिश में कर लिया करिए, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत सारे लड़के क्या होता है इसी में कंफ्यूज जाते हैं कि यार ये आरसी डेविस। वैसे कंफ्यूज नहीं होंगे वो, लेकिन जब परीक्षा में बैठेंगे तब ऊपर से जो दबाव रहता है ना एक तरीके का, उसमें वो कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं। वहां कंफ्यूज मत होना आप लोग। जब भी ऐसे शब्द आए तो उनको एक बार हिंदी में लिख लें, तो एक बार अगर आपने लिख लिया तो आपका दिमाग उसको स्वीकार कर लेगा, फिर वो गलती नहीं होगी। जिनसे गलती हो रही हो वो 2 बार लिख लें, ठीक है। अनौपचारिक संगठन सदस्यों को सामाजिक संतुष्टि प्रदान करता है क्योंकि यह सदस्यों में नीरसता, खालीपन को दूर करता है और कार्य को रुचिकर बनाता है। जो अनौपचारिक संगठन है वो सदस्यों को सामाजिक संतुष्टि प्रदान करता है, क्योंकि उसमें नियम, कायदे, कानून जो है वो बहुत ज्यादा बदलते रहते हैं ना, इसलिए यह सदस्यों में नीरसता, खालीपन को दूर करेगा और कार्य को क्या बना देता है? रुचिकर, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं क्रिया विश्लेषण के प्रमुख कदम कौन कौन से थे। तो क्रियाओं का सूचीकरण, क्रमबद्ध निर्धारण, समूह वर्गीकरण, विशिष्टीकरण। संगठन संरचना एक अति महत्वपूर्ण साधन है तथा त्रुटिपूर्ण संरचना व्यवसाय की कार्य क्षमता को भयंकर रूप से प्रभावित करेगी तथा उससे संस्था का विनाश भी हो सकता है। यह कथन पीटर डकर का है। संगठन संरचना का आधारभूत निर्धारक तत्व संस्था के उद्देश्य हैं। यह कथन आरसी डेविस का है। अनौपचारिक संगठन सदस्यों को सामाजिक संतुष्टि प्रदान करता है क्योंकि यह सदस्यों में नीरसता, खालीपन को दूर करता है और कार्यों को रुचिकर बनाता है। अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन में व्याप्त कमजोरियों को दूर करता है। और वह क्या कमजोरियां हैं? संप्रेषण संबंधी, अभिप्रेरणा संबंधी, व्यक्तिगत संतोष संबंधी। क्या था? अनौपचारिक संगठन अनौपचारिक संगठन अनौपचारिक संगठन और औपचारिक संगठन में व्याप्त कमजोरियों को दूर करता है। और वह क्या कमजोरियां हैं? तो संप्रेषण संबंधी होती है, अभिप्रेरणा संबंधी होती है, व्यक्तिगत संतोष संबंधी होती है। दोस्तों आप लोगों का इंतजार बस खत्म होने वाला है, बहुत जल्दी अपन थ्योरी वाली क्लास लेके आने वाले हैं। मेरा एक ये विचार है कि जब जितने क्वेश्चन हैं, मतलब जितने क्वेश्चन मेरे पास में हैं, वो सब क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएं, उसके बाद फिर अपन थ्योरी की क्लास को चालू करें। तो इन लोगों को बार बार आप लोग देखिएगा, और हाँ, नोट्स बनाना मत भूलिए। जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको एक जगह लिख लीजिए, एक बार फिर देखिए, उसको अच्छे से याद करिए, उसके बाद फिर देख लीजिए, तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और जब थ्योरी की क्लास होगी ना, तो उसके बाद तो ये आपको बिल्कुल इतने सरल लगेंगे, विश्वास करिए। आप एक बार अपने आप पर ही विश्वास करिए, और फिर आप जब पढ़ेंगे ना, तब आप कहेंगे अरे यार ये तो इतना ज़्यादा सरल है ना। बस इनको पढ़ना मत भूलिएगा, बार बार इनको पढ़ते रहिए। किसी संगठन के विषय में एक अपेक्षाकृत स्थायी दृष्टिकोण जिसके आधार पर एक उपक्रम को दूसरे उपक्रम से पृथक किया जा सके क्या कहलाता है? संगठनात्मक संस्कृति। मैंने खुद पे भरोसा करने के लिए इसलिए बोला कि खुद से ज्यादा भरोसा किसी पर भी करना उचित नहीं है ना। तो अगर आपका खुद पे भरोसा है तो फिर कैसी भी लड़ाई हो, कैसी भी जंग हो, आप उसको जीत ही जाएंगे। क्योंकि जब इंसान अपने आप से जीत जाता है ना, तो फिर उसको बाहर से कोई हरा ही नहीं पाता।
ये इंसान का गुण है और उसके मन की शक्ति है कि जब उसने अपने मन को ही हरा लिया, बस फिर उसको कोई नहीं हरा सकता। देखने में ऐसा जरूर लगेगा कि भाई वो हारा हुआ लग रहा है कुछ समय के लिए, लेकिन वो दरअसल उसकी जीत ही है। धीरे धीरे उसकी जीत उसके पास में आ रही है और एक दिन हो जाएगी। संगठनात्मक संस्कृति व्यक्त करती हैं किसी संगठन के मूल्यों को, विश्वास को, नीतियों को। संगठनात्मक संस्कृतियां व्यक्त करती हैं किसी संगठन के मूल्य को, उसके विश्वास को और उसकी नीतियों को। संगठनात्मक संस्कृति सदस्यों के मध्य विचार, मान्यताओं, विश्वासों, मूल्यों एवं मानदंडों का समूह है जो मानवीय वातावरण प्रदान करता है। विचार किसका है? एडगर साचिन का। किसका है? एडगर साचिन का। कहीं कहीं ये नाम सचिन भी आता है ना, देख लीजिएगा, कहीं कहीं ये नाम सचिन भी आता है। ठीक है, सचिन या साचिन अलग अलग है, मतलब ये नाम एक ही है इनका, कभी कभार ये बड़ा और छोटा हो जाता है। संगठनात्मक संस्कृति सदस्यों के मध्य विचार, ये नहीं है, विचार, मान्यताओं, विश्वासों, मूल्यों एवं मानदंडों का समूह है जो मानवीय वातावरण प्रदान करता है। विचार किसका है? तो एडगर साचिन का। संगठनात्मक संस्कृति के निर्धारक घटक कौन है? आंतरिक एवं बाहरी। संगठनात्मक संस्कृति के निर्धारक घटक कौन है? तो आंतरिक एवं बाहरी घटक। कौन कौन से हैं? आंतरिक और बाहरी घटक। संगठनात्मक संस्कृति के आंतरिक घटकों में अब कौन कौन शामिल है? आप अगर प्रश्नों की प्रकृति को देखेंगे तो प्रश्न इस तरीके से लाए जाते हैं कि पहले उसकी मुख्य बात होगी, फिर साथ में उससे जुड़ी जुड़ी जितनी भी बातें हैं वो सब निकलने लगती हैं। तो क्या था दूसरा? संगठनात्मक संस्कृति के आंतरिक घटकों में कौन शामिल है? संस्था की आर्थिक स्थिति और नेतृत्व, कर्मचारी। क्या क्या है? संस्था की आर्थिक स्थिति, क्या आर्थिक स्थिति है भैया? और नेतृत्व कर्मचारी है, वो कर्मचारी जो इसमें नेतृत्व करते हैं। संगठनात्मक संस्कृति के आंतरिक घटकों में अब क्या क्या शामिल है? नहीं है, शामिल नहीं है, याद रखिएगा, यहां पर है और यहां पर नहीं है। तो सामाजिक परिवर्तन शामिल नहीं है। ठीक है, संगठनात्मक संस्कृति का बाहरी घटक नहीं है संगठन का आकार, यह संगठनात्मक संस्कृति का बाहरी घटक नहीं है। संगठनात्मक संस्कृति का जो बाहरी घटक है वो क्या क्या है? तो सामाजिक परिवर्तन है, औद्योगिकीकरण है और संगठन का आकार है। सामाजिक परिवर्तन है, औद्योगिकीकरण है और संगठन का आकार है ना। ये नहीं है भाई, ये गलत है ना, इसको याद समझना। ठीक है, संगठन का आकार नहीं है। ठीक है, प्रभावी संगठनात्मक संस्कृति के विकास हेतु क्या क्या आवश्यक है? आंतरिक एवं बाह्य वातावरण, नैतिक मूल्यों की सहभागिता और पालन। प्रभावी संगठनात्मक संस्कृति के विकास हेतु क्या क्या आवश्यक है? तो आंतरिक एवं बाह्य वातावरण, नैतिक मूल्यों की सहभागिता और पालन। संगठन का निर्माण परस्पर संबंधों से होता है, यह कथन किसका है? पीटर डकर का। देखिए पीटर डकर फिर से आ गए, पीटर डकर बार बार आएंगे, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, परीक्षा में भी ये बार बार आएंगे। पीटर डकर का, किसका है? पीटर डकर का। संगठन का निर्माण परस्पर संबंधों से होता है, तो पीटर डकर का। उच्च अधिकारियों के द्वारा नियोजित व्यवहार क्या कहलाता है? तो औपचारिक संगठन। क्या कहलाता है दोस्तों? औपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन के अंतर्गत किसी भी कार्यक्रम से पहले ही यह निश्चित कर लिया जाता है, क्या? कार्य की प्रणाली, विधि, नियम और प्रक्रिया। औपचारिक संगठन के अंतर्गत किसी भी कार्यक्रम से पहले यह निश्चित कर लिया जाता है, कार्य की प्रणाली, विधि, नियम और प्रक्रिया। ठीक है, अनौपचारिक संगठन को लिखित संगठन कहना ज्यादा अच्छा है, यह कथन किसका है? पीटर डकर का। किसका है? पीटर डकर का। संगठनात्मक एवं व्यक्तिगत समस्याओं के निदान के लिए स्वयं अधीनस्थों के द्वारा नियोजित व्यवहार ही अनौपचारिक संगठन है, यह कथन किसका है? तो अल्वर्स का। किसका है? अल्वर्स का। क्या था? संगठनात्मक एवं व्यक्तिगत समस्याओं के निदान के लिए स्वयं अधीनस्थों द्वारा नियोजित व्यवहार ही अनौपचारिक संगठन है, यह कथन किसका है? तो अल्वर्स का। अनौपचारिक संगठन की क्या विशेषता होती है? यह सर्वव्यापक अनिश्चित होते हैं। अनौपचारिक संगठन की क्या विशेषता होती है? यह सर्वव्यापक और अनिश्चित होते हैं। ठीक है, अनौपचारिक संगठन की विशेषता होती है
कि इनकी व्यवस्था का विकास स्वतः ही होता है। जो अनौपचारिक संगठन होते हैं ना, ये इनकी मुख्य विशेषता होती है। क्यों होती है, थ्योरी क्लास में देखना। चलिए बता देता हूँ थोड़ा सा। जो अनौपचारिक संगठन होते हैं ना दोस्तों, तो उनमें कोई विशेष नियम होते नहीं। दूसरी बात, उसमें जो व्यक्ति होता है वो भी वही होता है जो एकदम महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको भी उस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो लोग अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। इसलिए इस व्यवस्था का जो विकास है वो स्वतः होता है। औपचारिक संगठन में क्या होता है, लोग आ गए भैया, अब होगा क्या उनके लिए, ठीक है भैया, उनको सैलरी मिल रही, उनको पैसा मिल रहा है, तो आदमी क्या करता है, फिर थोड़ी बहुत मक्कारी देने लगता है, आलस दिखाने लगता है। तो वो संगठन जो होते हैं उनका स्वतः विकास नहीं हो पाता, उनका करना पड़ता है। लेकिन अनौपचारिक संगठन में ऐसा नहीं होता। अनौपचारिक संगठन में तो विकास स्वयं होगा, क्योंकि यहाँ जरूरत के हिसाब से आदमी आता है, आदमी को भी जरूरत है और संगठन को भी उसकी जरूरत है। यही सब बातें थ्योरी की क्लास में आपको बताई जाएंगी। ठीक, अनौपचारिक संगठन क्या है, मैं किसी एक टॉपिक पे इसलिए बोलना नहीं चाहता क्योंकि यही अगर यहाँ पे बोलना चालू कर दिया तो बाकी चीज़ें रुक जाएंगी। यहाँ पर एकदम बिल्कुल आप समझ लीजिए कि ये पूरी एकदम मलाई है ना, सीधा सीधा यहीं से क्वेश्चन आएगा, सीधा आप लोगों को एकदम उठाना है और वहाँ पे कर देना है। लेकिन थ्योरी की क्लास देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर वो कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे जो घुमाने वाले होंगे, है ना। तो थ्योरी आप पढ़ लेंगे तो ये सब हो गया, और उसके बाद थ्योरी हो गई तो घुमाने वाला आ जाए, चाहे कैसा आ जाए, कहीं किसी प्रकार का आ जाए, आप उसको हल कर ही देंगे। कौन से संगठन को समाप्त किया जाना संभव नहीं होता, अनौपचारिक संगठन। किस संगठन को समाप्त किया जाना संभव नहीं होता, अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन जटिल होते हैं क्योंकि यह किस पर आधारित होते हैं, व्यक्तिगत रुचि पर, आदतों पर, रिवाजों पर। देखिए मैंने आपको बताया था ना, व्यक्तिगत रुचि पर, आदतों पर और रिवाजों पर। इसलिए अनौपचारिक संगठन जो होते हैं वो क्या होते हैं, जटिल होते हैं। ठीक, औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन के बीच अधिकार एवं प्रभाव का ही मुख्य अंतर है। यह कथन किसका है, ये बोल रहे हैं भैया मार्क्स और सफील्ड। मार्क्स और सफील्ड, मार्क्स को आप जानते ही हैं ना, कौन सी विचारधारा के ये एक तरीके से जन्मदाता माने जाते हैं, समाजवादी विचारधारा के माने जाते हैं, है ना। समाजवाद शब्द, दुनिया के मजदूर एक हों, अब तो आप लोगों को मार्क्स याद ही आ गया होगा। अर्थशास्त्र में विशेष स्थान है इनका, जब कभी चर्चा होगी तब इनके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। संप्रेषण की भूमिका में कार्यशील अनौपचारिक समूह को क्या कहा जाता है, अंगूरी लता संप्रेक्षण। ये नया नाम नहीं है, प्रबंध में बहुत पुराना नाम है, ठीक है। क्या है, अंगूरी लता संप्रेक्षण। ये अंगूरी लता, इसका नाम जो अंगूर की जो लताएं होती हैं उसके हिसाब से पड़ा है, क्योंकि उसी के हिसाब से कार्य भी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियुक्तिकरण कार्य का मूल दायित्व तो कौन से प्रबंधकों के पास होता है, तो रेखीय प्रबंधकों के। किसके पास होता है, रेखीय प्रबंधकों के। नियुक्तिकरण कार्य का जो मूल दायित्व है वह रेखीय प्रबंधकों के पास में रहता है। मानव संसाधन प्रबंधन विभाग का मुख्य कार्य क्या है, तो नियुक्तिकरण। मानव, बिल्कुल हाँ, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग का मुख्य कार्य क्या है, तो नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण का कार्य मूल रूप से संबंधित है मानव संसाधन के नियोजन, भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास, निष्पादन, मूल्यांकन और स्थानांतरण से। नियुक्तिकरण का जो कार्य है वो किन किन से संबंधित हो जाएगा, इन सबको याद कर लीजिएगा, है ना। एक उठा देंगे या सभी के बारे में पूछ लें तो याद रखिएगा, नियोजन हो जाएगा, भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, है ना, विकास, निष्पादन, मूल्यांकन और स्थानांतरण से। क्लियर। नियुक्तिकरण की सफलता का आधार किसे माना जाएगा, सही व्यक्ति को सही काम देना। भैया जिस व्यक्ति को जो काम दिया जाता है, मतलब जो व्यक्ति जिस काम के लिए सही है उसी के लिए। जैसे मैंने आपके लिए उस दिन उदाहरण के लिए बताया था, मान लीजिए कोई टाइपिस्ट है, हमने टाइपिंग का काम दे दिया, अच्छे से करेगा। अब भाई मान लीजिए कोई सिर्फ एडिटिंग वाला बंदा है, सिर्फ वो एडिटिंग करना जानता है, उसको टाइपिंग नहीं आती, अगर आप टाइपिंग दे देंगे तो वो कहाँ से कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। इसलिए नियुक्तिकरण की सफलता का जो आधार है वो है सही व्यक्ति और सही काम। अब एडिटिंग वाला बंदा जो है वो कार्य को नहीं कर पाएगा, तो भैया नियुक्तिकरण जो हमने किया या नियुक्ति की उसको हम सफल मानेंगे, वो तो असफल हो गई ना, काम ही नहीं कर पा रहा भैया वो, और जो काम कर पा रहा है उसको हमने काम दिया नहीं। इसलिए सही व्यक्ति को सही काम देना नियुक्तिकरण की सफलता का आधार माना जाता है। किसी उपक्रम के द्वारा अपेक्षित मानव संसाधनों को आकृष्ट करने, प्राप्त करने एवं बनाए रखने तथा विकसित करने का प्रबंधकीय कार्य क्या कहलाता है, नियुक्तिकरण के उपक्रम का। क्या कहलाता है, नियुक्तिकरण के उपक्रम का। ठीक है। स्टाफिंग के क्षेत्र में शामिल नहीं है, व्यक्तिगत हित। जो स्टाफिंग का क्षेत्र है उसमें क्या शामिल नहीं होता, तो व्यक्तिगत हित। व्यक्तिगत हित शामिल नहीं है।
स्टाफिंग के क्षेत्र में कौन कौन शामिल है? स्टाफ का चयन, प्रशिक्षण और मधुर संबंध। क्या क्या है? स्टाफ का चयन, प्रशिक्षण और मधुर संबंध। मानव संसाधनों की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान जिन आधारों पर लगाया जाता है वह क्या है? उपक्रम के लक्ष्य, नीतियां और भावी योजनाएं। उपक्रम के लक्ष्य, नीतियां और भावी योजनाएं। ठीक है। भविष्य में किस प्रकार की योग्यता वाले लोगों की आवश्यकता है? इसका पता कैसे लगाया जाता है? कृत्य जॉब विश्लेषण से। अब ये जो शब्द कृत्य लिखा है दोस्तों, इसी का मतलब होता है जॉब, है ना। कृत्य यानी कार्य, यही है जॉब। ठीक है। तो यहां से आप गलती मत समझना, ये अलग अलग नहीं है कृत्य और जॉब, इसी को इंग्लिश में जॉब कहते हैं। ठीक है ना। अब अगर किसी से आप कहें तो आप ये याद कैसे रखेंगे? याद करने का देखिए तरह ही, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास में आता है जो नया सा दिखता है, आप नहीं जानते, लेकिन आपको देख के ऐसा लगता है कि हाँ शायद कोई काम कर रहा हो, तो उससे पूछ लीजिएगा कि क्या कृत्य करते हैं आप, है ना। तो जब आप एक दो बार पूछ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कृत्य को जॉब ही कहा जाता है। किसी कृत्य को मतलब जॉब को करने वाले व्यक्ति में क्या क्या अपेक्षित योग्यताएं होनी चाहिए, यह क्या दर्शाता है? कृत्य विवरण विशिष्टता, विशिष्टता या जॉब विवरण विशिष्टता। क्लियर? कृत्य विवरण विशिष्टता या जॉब विवरण विशिष्टता। गैर प्रबंधक पदों के चयन के लिए अधिक उपयोगी कौन रहता है? प्रतिमान साक्षात्कार। गैर प्रबंधक पदों के चयन के लिए अधिक उपयोगी कौन रहता है? तो प्रतिमान साक्षात्कार। चयन प्रक्रिया को प्रक्रिया की दृष्टि से क्या कहा जाता है? एक प्रक्रिया है। चयन प्रक्रिया को प्रक्रिया की दृष्टि से क्या कहा जाता है? सकारात्मक और नकारात्मक प्रक्रिया। क्या होती है? सकारात्मक भी और नकारात्मक भी चयन प्रक्रिया, है ना। अब कैसे होती है सकारात्मक और नकारात्मक? सकारात्मक प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो नियम के हिसाब से काम चलेंगे, नकारात्मक प्रक्रिया को देखा जाए तो नियम को थोड़ा साइड में रख के और नियुक्तियां हो जाएंगी, चयन प्रक्रिया हो जाएगी। चयन परीक्षण मनोवैज्ञानिक प्रकृति के होते हैं और इन परीक्षणों के माध्यम से व्यक्ति के बारे में संकेत मिलता है। वह क्या है? तो व्यक्ति के व्यवहार और कुशलता के बारे में। बिल्कुल, व्यक्ति के किसके बारे में? व्यक्ति के व्यवहार और कुशलता के बारे में। चयन परीक्षण के अंतर्गत कौन से परीक्षण आते हैं? तो व्यक्तित्व परीक्षण आएगा। कौन कौन से आएंगे? व्यक्तित्व परीक्षण आएगा, निष्पादन परीक्षण आएगा और बौद्धिक परीक्षण आएगा। कौन कौन से आएंगे? व्यक्तित्व परीक्षण, निष्पादन परीक्षण और बौद्धिक परीक्षण। उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि में कितने समय के लिए रहना पड़ता है? तो 3 महीने से 2 वर्ष। जो उम्मीदवार होते हैं उनको परिवीक्षा अवधि में कितने समय के लिए रहना पड़ता है? 3 महीने से लेके 2 वर्ष तक। ठीक है। प्रबंधकीय कार्य करना मानव शक्ति नियोजन का उद्देश्य है या नहीं? तो नहीं है। प्रबंधकीय कार्य करना मानव शक्ति नियोजन का, किसका? मानव शक्ति नियोजन का उद्देश्य है या नहीं है? तो नहीं है। मानव शक्ति नियोजन का क्या उद्देश्य है? मानव की शक्ति का कुशलता से उपयोग और संस्था की उत्पादकता में वृद्धि। मानव की शक्ति का कुशलता से उपयोग और संस्था की उत्पादकता में वृद्धि। किसी व्यक्ति की रेखाएं और भावनाएं जो किसी कार्य को करने की दिशा प्रेरित करती हैं क्या कहलाती हैं? अभिप्रेरणा। किसी व्यक्ति की रेखाएं और भावनाएं जो किसी कार्य को करने की दिशा में प्रेरित करती हैं क्या कहलाती हैं? अभिप्रेरणा। हेनरी फेयोल ने अभिप्रेरणा का कौन सा नियम दिया? आदेश नियम। कौन सा दिया? आदेश नियम। किसका? हेनरी फेयोल ने अभिप्रेरणा में। इच्छा शक्ति को जागृत करना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? मोटिव। मोटिवेशन देते हैं ना, तो वो जो मोटिव होगा वही एक शब्द है। वो क्या करने के लिए? इच्छा शक्ति को जागृत करने के लिए। जब भी हम किसी को मोटिवेशन देते हैं तो उसकी इच्छा शक्ति जागृत होती है, यानी विल पावर। ह्यूमन रिलेशंस एट वर्क पुस्तक के लेखक कौन है? कीथ डेविस। क्या नाम है इस पुस्तक का? इसको मैं इन्वर्टेड कॉमा में कर देता हूं। ह्यूमन रिलेशन एट वर्क पुस्तक के लेखक कौन है? तो कीथ डेविस। याद रखिएगा इस वाली बुक को, कीथ डेविस। ये अभी बुक अपने वाले इसमें पूरे चैप्टर में जब से अपन ने क्लासें ली हैं पहली ये वाली बुक आई हुई है। कौन सी? ह्यूमन रिलेशन एट वर्क। बाकी किताबें और आई हैं, वो 2-2, 3-3 बार आ चुकी हैं, तो मैंने उनके बारे में बताया, पर ये वाली बुक अभी पहली बार आई। अभिप्रेरणा के स्रोत में क्या शामिल है? मनोबल है, पदोन्नति के कार्य संतुष्टि एवं कुशल नेतृत्व। क्या क्या है? मनोबल, पदोन्नति, कार्य संतुष्टि एवं कुशल नेतृत्व। किसमें? अभिप्रेरणा के स्रोतों में। तो मनोबल हो गया, पदोन्नति, कार्य संतुष्टि हो गई और कुशल नेतृत्व। ठीक है।
वर्तमान युग में अभिप्रेरणा का जो रूप अधिक लोकप्रिय है कौन सा है? मौद्रिक अभिप्रेरणा। वर्तमान युग में कौन सा है? मौद्रिक अभिप्रेरणा। वर्तमान युग में अभिप्रेरणा का जो रूप अधिक लोकप्रिय है वह कौन सा है? तो मौद्रिक अभिप्रेरणा। ऋणात्मक अभिप्रेरणा के रूप में शामिल नहीं है तो पदोन्नति। ऋणात्मक अभिप्रेरणा के रूप में शामिल नहीं है तो पदोन्नति। ऋणात्मक अभिप्रेरणा में क्या शामिल है? डांटना, फटकारना, है ना, डांटना, फटकारना, वेतन रोकना, सेवानिवृत्ति आदि, यही होते हैं ऋणात्मक अभिप्रेरणा। यानी कि भैया डांट दिया उसको, है ना, उसको डांट दिया, उसके लिए उसका वेतन रोक दिया या उसके लिए सेवानिवृत्ति कर दी, तो ये ऋणात्मक अभिप्रेरणा है। यानी कि ऋणात्मक एक तरीके से मोटिवेशन, अरे आप ये नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे, आपका वेतन रोक दिया जाएगा, सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, ये सब। अभिप्रेरणा की विषय वस्तु की विचारधारा किस पर ध्यान केंद्रित करती है? उसको हटा दीजिए, ठीक है। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया विचारधारा किस पर ध्यान केंद्रित करती है? उसको भी हटा दीजिए, ये भी गया। हाँ, अभिप्रेरणा की आवश्यकता की क्रमबद्धता विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? तो अब्राहम मैस्लो। कौन थे? अब्राहम मैस्लो। अभिप्रेरणा की आवश्यकता, क्रमबद्धता, विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? तो अब्राहम मैस्लो। ये दो जो हैं इनको हटा दीजिए, इन पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, वो अच्छी तरीके से पूरी तरीके से टाइप नहीं हो पाए। अभिप्रेरणा की आवश्यकता, क्रमबद्धता, विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? तो अब्राहम मैस्लो, ठीक है, अब्राहम मैस्लो। मैस्लो का कहना है कि यदि निम्न स्तरीय आवश्यकताएं खतरे में हैं तो क्या क्या किया जाना चाहिए? उच्च स्तरीय आवश्यकताओं को, यदि मैस्लो कहते हैं कि यदि निम्न स्तरीय आवश्यकताएं खतरे में हैं तो क्या क्या किया जाना चाहिए? उच्च स्तरीय आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। किनको? उच्च स्तरीय आवश्यकताओं को, या उच्च स्तरीय आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की तीव्रता व्यक्ति व्यक्ति पर भिन्न भिन्न होती है। यह कथन किसका है? यह कथन है एडवर्ड लॉलेर और लायड एस्टेल का। किसका है? एडवर्ड लॉलेर और लायड एस्टेल का, ठीक। अभिप्रेरणा के स्वास्थ्य और आरोग्य विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? अब्राहम मैस्लो। अभिप्रेरणा के स्वस्थ और आरोग्य विचारधारा कौन कौन सी? स्वस्थ और आरोग्य विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? तो अब्राहम मैस्लो। कौन थे? अब्राहम मैस्लो। जॉब इंक्रीमेंट का तात्पर्य है कि किसी कार्य के निष्पादन हेतु कर्मचारियों को अधिकार सत्ता सौंपना और दायित्व में वृद्धि। दोनों चीजें एक ही बात हैं। किसी कार्य के निष्पादन हेतु कर्मचारियों को अधिकार सत्ता सौंप देना या उनके दायित्व जो है उनमें वृद्धि करी जाए, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए वाक्य हैं ना। ये किससे संबंधित है? जॉब इंक्रीमेंट के तात्पर्य से। मैस्लो की विचारधारा हर्ज वर्ग की तुलना में अधिक क्या है? व्यवहारिक एवं सार्वभौमिक। मैस्लो की जो विचारधारा है वो हर्ज वर्ग की तुलना में क्या है? अधिक, तो व्यवहारिक है और सार्वभौमिक है। क्या क्या है? व्यवहारिक और सार्वभौमिक। नेतृत्व का निरंकुशवादी सिद्धांत मैकग्रेगर के कौन से सिद्धांत की धारणा से मेल खाता है? तो एक्स सिद्धांत। नेतृत्व का निरंकुशवादी सिद्धांत, नेतृत्व का निरंकुशवादी सिद्धांत मैकग्रेगर के कौन से सिद्धांत की धारणा से मेल खाता है? एक्स सिद्धांत से। ये ऐसे भी आ जाता है ना, ये मत समझिएगा, इसीलिए हिंदी और ये इंग्लिश वो उसमें लिखा चिन्ह के रूप में, एक्स ऐसे ही बना जाएगा, तो एक्स सिद्धांत से संबंधित है। एक सामान्य व्यक्ति काम से बचना चाहता है क्योंकि ऐसा करने से उसे सुख एवं संतोष मिलता है। यह मान्यता किस सिद्धांत की है? तो यह मान्यता है वाई सिद्धांत की। किसकी है? वाई सिद्धांत की। वाई सिद्धांत की, याद रखिएगा। प्रत्येक व्यक्ति में संगठनात्मक समस्याओं के निराकरण की रचनात्मक क्षमता होती है, अतः प्रबंधक को चाहिए कि वे उस क्षमता को विकसित करें। यह मान्यता मैकग्रेगर के किस सिद्धांत की है? तो जेड सिद्धांत की। इस जेड को ऐसा भी आ सकता है, ये जेड सिद्धांत की। क्या था? प्रत्येक व्यक्ति में संगठनात्मक समस्याओं के निराकरण की रचनात्मक क्षमता होती है, अतः प्रबंधक को चाहिए कि वे उस क्षमता को विकसित करें। यह मान्यता मैकग्रेगर के किस सिद्धांत की है? तो जेड सिद्धांत की। जेड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो कर्नल लिंडाल एवं उर्बिक। कौन कौन है? कर्नल लिंडाल और उर्बिक। विश्व का प्रत्येक मानव पहले उपभोक्ता है, बाद में कृषक, श्रमिक।
उद्योगपति। यह मान्यता किस सिद्धांत की है? यह मान्यता भी जेड सिद्धांत की है। किसकी है? जेड सिद्धांत की। पथ लक्ष्य विचारधारा के प्रतिपादक विद्वान कौन हैं? जॉन्स। पथ लक्ष्य विचारधारा के जॉन्स जो विद्वान हैं, पथ लक्ष्य विचारधारा, सीधा आता है क्वेश्चन, पथ लक्ष्य विचारधारा के प्रतिपादक विद्वान कौन है? तो जॉन्स। ये नाम ऐसा भी आता है, देखिए, आधा जॉन्स। ठीक। उत्पादकता से संबंधित वह विचारधारा जो यह स्पष्ट करती है कि उत्पादकता में वृद्धि केवल कठोर परिश्रम के द्वारा ही संभव होती है, क्या कहलाती है? पथ लक्ष्य विचारधारा। क्या कहलाती है? पथ लक्ष्य विचारधारा। कर्मचारी केंद्रित पर्यवेक्षण विचारधारा के प्रतिपादक हैं रैंसिस लिकार्ट। कौन है? रैंसिस लिकार्ट। काम का संबंध पारिश्रमिक में से जोड़ देने पर कर्मचारी अधिक काम करने के लिए भी प्रेरित होगा। टेलर का यह कथन किस सिद्धांत की मान्यता है? पुरस्कार का सिद्धांत। किसका? पुरस्कार का सिद्धांत। काम का संबंध पारिश्रमिक से जोड़ देने पर कर्मचारी अधिक काम करने के लिए भी प्रेरित होगा। टेलर का यह कथन किस सिद्धांत की मान्यता है? पुरस्कार का सिद्धांत। मौद्रिक पुरस्कार से संतुष्ट होना पर्याप्त अभिप्रेरणा नहीं है, यह कथन किसका है? पीटर डकर का। किसका है? पीटर डकर का। जिन कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक एवं सुरक्षा की आवश्यकता एवं संतुष्ट नहीं हो सकती, उन्हें अभिप्रेरित करने वाली विचारधारा क्या है? कैरेट एवं स्टिक विचारधारा। कौन सी है? कैरेट एवं स्टिक विचारधारा। कौन सी विचारधारा है? कैरेट एवं स्टिक विचारधारा। स्टिक विचारधारा। डेविड मैकक्लेइड ने किस अभिप्रेरणा विचारधारा का प्रतिपादन किया? तो उपलब्धि विचारधारा का। डेविड मैकक्लेइड ने किस अभिप्रेरणा विचारधारा का प्रतिपादन किया? उपलब्धि विचारधारा का। उपलब्धि विचारधारा किस सिद्धांत पर आधारित है? हेनरी मुरे के अभिव्यक्त आवश्यकता सिद्धांत पर। यह उपलब्धि विचारधारा जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हेनरी मुरे, जो हेनरी मुरे हैं, उनकी अभिव्यक्त आवश्यकता सिद्धांत पर। व्यवसाय की ओर आकर्षित होने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? उच्च स्तरीय उपलब्धि वाले। व्यवसाय की ओर आकर्षित होने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? उच्च स्तरीय उपलब्धि वाले। नॉर्मल व्यक्ति तो होते नहीं भाई, पैसा ही नहीं है, कहां से हो जाएगा, है ना? तो कौन होते हैं? उच्च स्तरीय उपलब्धि वाले। किसकी ओर? व्यवसाय की ओर। अभिप्रेरणा के ERG थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? क्लेटन और डफर। अभिप्रेरणा की जो ERG थ्योरी है, कौन सी? ERG, उसके प्रतिपादक कौन है? तो वो है क्लेटन और डफर। क्लेटन और डफर। ERG का मतलब क्या है? अब इसका मतलब देख लीजिए। एक्सटीनेंशन नीड रिलेटेड नीड ग्रोथ नीड। ठीक है, एक्सटीनेंशन नीड रिलेटेडनेस नीड ग्रोथ नीड। ठीक। अभिप्रेरणा की प्रत्याशा विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? विक्टर ब्रोम ने। किसने? विक्टर ब्रोम ने। अभिप्रेरणा की जो प्रत्याशा विचारधारा है उसका प्रतिपादन किसने किया? तो विक्टर ब्रोम ने। अभिप्रेरणा के क्षमता विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो जेम्स एडम्स। कौन है? JS एडम्स। ये कौन है? ऐसा है, ये याद रखिएगा, JS एडम्स। ठीक। अभिप्रेरणा की क्षमता विचारधारा के अनुसार संगठन में काम करने वाले लोग सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि पर ही विचार नहीं करते, बल्कि वे चाहते हैं कि उनका नियोक्ता उन्हें सम्मान दे, न्याय संगत एवं निष्पक्ष व्यवहार करे। सुनिए, अभिप्रेरणा की क्षमता विचारधारा के अनुसार संगठन में काम करने वाले लोग सिर्फ अपनी आवश्यकता की संतुष्टि पर ही विचार नहीं करते, बल्कि वे चाहते हैं कि, यहां से इसका आंसर है, उनका जो नियोक्ता है उनको सम्मान दे, न्याय संगत और निष्पक्ष व्यवहार करे। ठीक है, न्याय संगत और निष्पक्ष व्यवहार करे। समता विचारधारा के अनुसार जिन चारों को समझना अति महत्वपूर्ण होता है उनमें क्या होता है? निवेश एवं प्राप्ति। जिन चरों को समझना उनमें क्या होता है? निवेश और प्राप्ति। विचारधारा के अनुसार जिन चरों को समझना, याद रखिएगा। चलिए, लोगों में यह प्रवृत्ति होती है कि वे कार्य पर लग गए निवेश अर्थात अपने योगदान की तुलना उससे प्राप्त प्रतिफलों से करते हैं और इन दोनों की तुलना अन्य लोगों के निवेश एवं प्राप्ति पर करते हैं।
किस अवधारणा से संबंधित है? ये वाली बात तो ये समता विचारधारा की है। किसकी है? समता विचारधारा की। कर्मचारियों के साथ मानवीय व्यवहार करके भी उन्हें अभिप्रेरित किया जा सकता है। यह तरीका किसने दिया? एल्टन मेयो ने। किसने? एल्टन मेयो ने। कर्मचारियों के साथ मानवीय व्यवहार करके भी उन्हें अभिप्रेरित किया जा सकता है, यह तरीका एल्टन मेयो ने दिया। अभिप्रेरित का मतलब होता है मोटिवेट। युवा वर्ग को जोश दिलाकर उनसे कठिन से कठिन कार्य करवाना किस अभिप्रेरणा के तहत आता है? चुनौती अभिप्रेरणा। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, चुनौती अभिप्रेरणा। अधीनस्थों की संख्या अधिक ना हो, यह अवधारणा किस सिद्धांत की है? नियंत्रण के विस्तार के सिद्धांत की। किसकी? नियंत्रण के विस्तार के सिद्धांत की। पहली बार वैज्ञानिक प्राविधि के माध्यम से नेतृत्व का अध्ययन और विश्लेषण किस अध्ययन के तहत किया गया? ईओवा नेतृत्व अध्ययन के तहत। किसके तहत? किसके तहत किया गया? तो ईओवा नेतृत्व अध्ययन के तहत। मिशिगन विश्वविद्यालय नेतृत्व अध्ययन किसके अध्ययन में किया गया? रेंसिस लिकार्ट के। किसके अध्ययन में? रेंसिस लिकार्ट के। बर्नार्ड के अनुसार नेता का वह गुण कौन सा है जिसके अभाव में अन्य गुण प्रभावहीन हो जाते हैं? तो अनुभूति। बर्नार्ड के अनुसार नेता का वह कौन सा गुण है? अब भैया नेताजी आ चुके हैं, नेताजी से क्वेश्चन आएंगे, कौन सा गुण है यहाँ। लेकिन नेता का मतलब वो है जो नेतृत्व करता है, समझ रहे हो ना? नेता का मतलब आप खाली उस समय समझ लेना कि ये बीजेपी के, कांग्रेस के, ऐसा नहीं। नेता का मतलब जो नेतृत्व कर रहा है, वो किसी भी संगठन से हो सकता है, ठीक है। हाँ, हो सकता है किसी कंपनी से बड़ा व्यक्ति हो, कंपनी का प्रमुख हो, है ना, या फिर हो सकता है वो किसी विशेष दल का प्रमुख हो, या हो सकता है कोई विशेष संगठन का प्रमुख हो, है ना, किसी गांव का ही प्रमुख हो। वो उस नेता से बात चल रही है, वो सार्वभौमिक शब्द है ये। बर्नार्ड के अनुसार नेता का वह गुण कौन सा है जिसके अभाव में अन्य गुण प्रभावहीन हो जाते हैं? अनुभूति। सबसे महत्वपूर्ण गुण है अनुभूति। यदि अनुभूति नहीं होगी तो सामने वाले को समझ ही नहीं पाएगा, उसकी समस्याओं को नहीं समझ पाएगा, अपने अनुयायियों को ही नहीं समझ पाएगा, उनकी अनुभूति नहीं ले पाएगा, ठीक है। नेता और अनुयायियों के बीच कैसा संबंध होता है? क्रियाशील। याद रखिएगा, अनुयायी अलग होते हैं, कार्यकर्ता अलग होते हैं। कार्यकर्ता जो होंगे वो अगर देखा जाए तो अनुयायी भी हैं, साथ साथ कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन प्रत्येक अनुयायी कार्यकर्ता है ये कहा नहीं जा सकता, ठीक। अनुयायियों पर नेता की किस बात का प्रभाव पड़ता है? आदर्श चरित्र और आचरण काम का। आदर्श चरित्र का पड़ेगा और आचरण काम का, मतलब वो किस प्रकार से उनका चरित्र है और आचरण। किनका? नेताओं लोगों का। अगर सही आचरण होगा, सही चरित्र होगा, तभी तो उसके अनुयायी बनेंगे। अन्यथा मान लीजिए अगर गलत आचरण है तो गलत अनुयायी बन सकते हैं उसके, है ना। या हो सकता है अनुयायी बने ही नहीं, अनुयायी सोचेगा जब यही किसी काम का नहीं है तो हम इसके पीछे क्यों चलें, ये तो फालतू का है। समझ गए? किसी व्यक्ति का वह गुण जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन एवं उनकी क्रियाओं का संचालन करता है, तो क्या होता है? नेतृत्व। किसी व्यक्ति का वह गुण जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन एवं उनकी क्रियाओं का संचालन करता है, क्या कहलाता है? नेतृत्व, ठीक है। नेतृत्व को एक अतिरिक्त धक्का मारने वाले विद्वान कौन है? कूर्ज और ओडोनेल। कौन कौन है? कूर्ज और ओडोनेल। नेतृत्व को एक अतिरिक्त धक्का मारने वाले जो विद्वान हैं वो हैं कूर्ज और ओडोनेल। नेता पैदा होते हैं, उनका निर्माण नहीं किया जा सकता। यह विचारधारा क्या कहलाती है? महान व्यक्ति विचारधारा। आता है ये प्रश्न, ये अपन ने पहले भी कर लिया एक बार, तो याद रखिए, नेता पैदा होते हैं, उनका निर्माण नहीं किया जा सकता। यह विचारधारा क्या कहलाती है? याद रखिएगा, ये महान व्यक्ति विचारधारा है। टीड के अनुसार एक कुशल नेता में लक्षणों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो टीड के अनुसार एक कुशल नेता में जो लक्षणों की संख्या है वो होनी चाहिए 10। कितनी? 10। नेता जन्मजात भी होते हैं तथा परिस्थितियों के अनुसार उनका निर्माण भी किया जा सकता है। यह कथन किसका है? R.M. स्टॉकडल का। किसका है? R.M. स्टॉकडल का। नेता जन्मजात भी होते हैं तथा परिस्थितियों के अनुसार उनका निर्माण भी किया जा सकता है। यह कथन R.M. स्टॉकडल का है। किसी नेता की सफलता का मूल्यांकन उसके किस गुण के कारण किया जा सकता है? व्यवहार का विश्लेषण। भैया सही बात है, अगर नेताजी का व्यवहार सही होगा तो हम समझ जाएंगे कि यार इसके अंदर गुण भी बढ़िया हैं। व्यवहार ही सही नहीं है, अच्छे से बात ही नहीं कर पाते हैं, या गलत बात कर देते हैं, या गलत व्यवहार कर देते हैं, तो हम मूल्यांकन कर लेंगे कि भैया इनके अंदर सही गुण नहीं है, ठीक है। तो व्यवहार का जो विश्लेषण है वो महत्वपूर्ण होना चाहिए। व्यवहारवादी दृष्टिकोण
क्या अध्ययन करता है, नेता क्या करता है और कैसे व्यवहार करता है। हाँ, व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या अध्ययन करता है, तो वो करता है कि नेताजी जो हैं वो क्या करते हैं और साथ साथ में क्या व्यवहार करते हैं, यही व्यवहारवादी दृष्टिकोण है। जो विचारधारा व्यक्ति तथा समूह दोनों के अध्ययन को महत्व पर बल देती है वह कौन सी है, तो क्रियात्मक विचारधारा। कौन सी है, क्रियात्मक विचारधारा। श्रेष्ठतम नेतृत्व शैली जो लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित होती है क्या कहलाती है, तो सहभागी शैली। क्या कहलाती है, सहभागी शैली। अब इसी शैली से संबंधित आप लोगों की अगली क्लास आएगी। आज की क्लास जो है वो समाप्त हो जाएगी, मतलब समाप्त हो चुकी है। अगर आप लोगों को इसका जो पीडीएफ चाहिए हो तो वो टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगा, तो उससे आप लोग जरूर जुड़ जाएं, है ना दोस्तों। तो आज की जो अपनी क्लास है वो समाप्त होती है। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। और हाँ दोस्तों, सुबह सुबह 6 बजे करंट की क्लास रोज डेली अपलोड हो जाती है। उसके लिए आप लोग जरूर देखें, क्योंकि वो एक ऐसी एक तरीके से ऐसी क्लास है, वो सार्वभौमिक है, वो सभी के लिए है। मान लीजिए इसमें प्रबंधन तो आप पटवारी के लिए पढ़ रहे हैं, पर करंट की क्लास आपकी हर एक सब्जेक्ट में आने वाली है। आप कोई सा भी पेपर देंगे तो करंट से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपके पास में आते ही हैं। तो उसको आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलें, है ना। चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं।